हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट रिवीजन। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? देखो, इससे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊं, नॉलेज दूं इसकी, तो अभी तक हम जो करंट बनाते थे वो बैटरी से बनाते थे। मतलब करंट बनाने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है कि किसी बैटरी में वायर कनेक्ट किए और रजिस्टर में करंट जाती थी, जिससे हमें हीट मिलती थी, जिससे रेडिएशन प्रोड्यूस होता था, बल्ब ग्लो करता था मतलब अल्टीमेटली। लेकिन अब माइकल फैराडे ने अपने लैब में बैठ करके एक चीज़ नोटिस की कि यार, अगर तुम्हें मैग्नेट की नॉलेज है और किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज कराओगे तो करंट बनाई जा सकती है। मतलब देयर इज नो नीड ऑफ बैटरी टू प्रोड्यूसिंग ए करंट। करंट बनाने के लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नॉलेज अच्छी है मैग्नेट की और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो किसी कॉइल से लिंक होने वाले अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज करोगे तब भी करंट बनाई जा सकती है, ईएमएफ प्रोड्यूस किया जा सकता है। बस अंतर इतना है, वो जो ईएमएफ बना उस ईएमएफ का नाम होगा इंड्यूस ईएमएफ, और वो जो करंट बनी उस करंट का नाम होगा इंड्यूस करंट। है ना जादू, एकदम बढ़िया मैजिक। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यही पढ़ने वाले हैं कि बिना बैटरी के करंट कैसे बनाएं। ठीक है ना बात? अभी तक हम बैटरी से करंट बना रहे थे और चीजें देख रहे थे, यहां बिना बैटरी के करंट बनाई जाएगी और उस करंट की स्टडी की जाएगी चैप्टर नंबर 7 में। सिंपल। तो माइकल फैराडे साहब ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए कि कैसे करंट बनाई जाएगी और उस करंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उस करंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और डिफरेंट केस में वो जो ईएमएफ बना जिसकी वजह से करंट बनी उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी और कैसे कैलकुलेट किया जाएगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट किए। माई सेल्फ विशांत शर्मा, और आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलो भाई, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या है? चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो EMI, डायरेक्ट लिखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए EMI। तो यहाँ अगर हम बात करें किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, याद होगा, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली द सरफेस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पासिंग थ्रू द सरफेस, ऐसे कह लो, है ना? तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हो, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स passing through the surface, normally passing through the surface, normally passing through the surface, passing through the surface, है ना? passing through the surface। चलो भाई, ये बात है। तो मतलब कहने का ये है, इसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय फाई। जो यूनिट होगी इसकी, यूनिट होती है भैया वेबर, ठीक है? और जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है ये स्केलर। कैसे क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, सरफेस है, जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना? ये सरफेस है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये आई और ये निकल के चली गई, ये आई और ये निकल के चली गई, ये आई और ये निकल के चली गई, ये निकल के चली गई, ये निकल के चली गई। ये है मैग्नेटिक फील्ड B। और इस प्लेट का एरिया अगर क्या हो, इस प्लेट का एरिया अगर A हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से पास होने वाली, कितनी पास हो रही है? 1 2 3, तो 3 लाइन पास हो रही है सरफेस से, तो मतलब यही मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यहाँ तो तुम गिन के बता सकते हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होती है? करोड़ों होती है। अब करोड़ों गिनी नहीं जा सकती ना, तो कोई फॉर्मूला तो चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DS या DA। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। किसके लिए? फॉर स्मॉल एरिया के लिए, और उसके लिए हम टोटल निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके। समझ में आई बात? अब अगर हम डॉट हटाएंगे तो फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है फुल उसके लिए BA cos थीटा। अब तुम जानते हो थीटा किस किस के बीच का एंगल हुआ करता है? थीटा इज ए एंगल बिटवीन, थीटा इज ए एंगल बिटवीन किस किस के बीच का? एंगल बिटवीन B एंड एरिया वेक्टर। किसका एंगल है? एरिया वेक्टर का, ना कि एरिया का। अब एरिया वेक्टर क्या होता है?
द वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू दी सरफेस, किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड वर्क करने वाला वेक्टर एरिया वेक्टर कहलाता है। समझ में आई बात? अभी पढ़ेंगे इसे भी। तो अगर हम फ्लक्स की कंडीशन की बात करें, स्पेशल केस की बात करें, तो स्पेशल कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, मिनिमम फ्लक्स कब होगा? स्पेशल कंडीशन है ना, किसके लिए? मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। तो अगर हमें बात करें मैक्सिमम फ्लक्स, क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए जो थीटा है वो कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए भैया 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा? फाई मैक्स विल बी इक्वल टू बी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1। और फॉर मिनिमम फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा? देखो जरा यहाँ, मिनिमम फ्लक्स के लिए थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और फाई मिनिमम हो जाएगा कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब थीटा किस किस के बीच का एंगल हुआ करता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच, वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये बात है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये जो एरिया वेक्टर है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, जैसे कि यहाँ अगर हम इसके बात करें, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये नॉर्मली, इसके नॉर्मली मतलब ये इसका क्या हुआ? एरिया वेक्टर। तो ऐसे हम किसी भी कॉइल के लिए, किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी डिटेल में एरिया वेक्टर की नॉलेज लेनी है या वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट ऊपर सर्च करें, न्यूमास फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। वहाँ पे गॉस थ्योरम जब तुम ओपन करोगे तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया गया है, इतना डिटेल में पढ़ाया गया है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि मजा सा ही आ जाएगा। और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जब तुम एरिया वेक्टर देखोगे तो जैसा एरिया वेक्टर इसके लिए होता है वैसे ही एरिया वेक्टर उसके लिए होता है, तो वहाँ एरिया वेक्टर को अच्छे से समझ सकते हो। चूंकि वन शॉट वीडियो है तो आई होप थोड़ी बहुत चीज़ें तुम लोगों को पता होंगी और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ बात है मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब ये जो फ्लक्स है जब किसी कॉइल से पास होगा, जैसे कि मान लो ये बुक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही, तो इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल जस्ट यहाँ से आउटवर्ड परपेंडिकुलरली और वहाँ से आउटवर्ड परपेंडिकुलरली। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस करेंगी तो एरिया वेक्टर यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यहाँ, तो पैरेलल हो जाएंगे दोनों। तो वहाँ पैरेलल है तो थीटा 90 और थीटा 90 तो वो थीटा 0 तो फ्लक्स मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लाइन पास होगी इस कंडीशन में। और अगर ऐसे लेटा दे और लाइन ऐसे आ रही तो मिनिमम लाइन पास होगी, तो एरिया वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो यहाँ वही केस हमने लिखे हैं। बात करते हैं इस फ्लक्स को चेंज करने से क्या प्रोड्यूस हुई थी? करंट प्रोड्यूस हो रही थी। तो जो करंट बन रही थी उस करंट का नाम है इंड्यूस करंट, और जो ईएमएफ बन रहा था उस ईएमएफ का नाम है इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि वो खुद से बना है, हमने नहीं बनाया है किसी बैटरी से या किसी चीज से, वो खुद से बना है। अब खुद से बना है तो क्या चाहिए हमें? उसको नाम देना पड़ेगा जिसका नाम है इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। तो बात करते हैं यहाँ कैसे कैसे करंट बन रही थी और कैसे कैसे फ्लक्स बन रहा था और कैसे कैसे ईएमएफ बन रहा था। ठीक है, तो यही अगर हम बात करें माइकल फैराडे लॉ की, फैराडेज लॉ, क्योंकि फैराडे ने सबसे पहले देखा था कि कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और कैसे करंट बनती है। ठीक है, तो बात करें किसकी? फैराडेज लॉ। चलो भाई, तो फैराडेज लॉ की अगर हम बात करें यहाँ, तो क्या बात करें? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो 3 लॉज दिए थे फैराडे साहब ने, है ना? क्या दिए थे? 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना? पहला लॉ क्या कहता है? फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, है ना? तो क्या लिखेंगे? whenever मैग्नेटिक फ्लक्स change in a coil induced EMF produces magnetic flux whenever magnetic flux changes in a coil induced EMF produces। पहली बात, ठीक। सेकंड बात क्या कही थी? जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट बनती रहेगी। एज फ्लक्स changes continuously EMF produces as long as flux changes, as long as flux
चेंजेस। जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक करंट बनती रहेगी। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ क्या कहता है? ये फ्लक्स लिंक वाला है, जो कॉइल से लिंक है। कभी कॉइल दूर रखी, यहीं फ्लक्स चेंज करा रहे हो, फ्लक्स कॉइल से लिंक होना चाहिए। सिंपल सी बात है, तभी तो इंड्यूस करंट बनेगी। अब बात थी कि फ्लक्स बनेगा कितना, वो ईएमएफ बनेगा कितना। तो उन्होंने बताया क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही मेन लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो मतलब E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? E जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ माइनस डी फाई अपॉन डी टी के। ठीक है, या E इज इक्वल टू, अगर इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रेजेंट इन द लूप n डी फाई अपॉन डी टी, तो इतना ईएमएफ बनेगा किसी भी कॉइल में जब तुम उसमें फ्लक्स चेंज कराओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, मान लो हमारे पास ये है कॉइल, ये रही भाई वो कॉइल। ठीक है, यहाँ मैग्नेट रखी है, ये रखी मैग्नेट नॉर्थ और ये साउथ। जैसे इस मैग्नेट को पास लाओगे तो इसके लिए, मैग्नेट के लिए फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि इस टाइम ये दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ये जा रही, देखो ऐसे नॉर्थ से साउथ निकलती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये ऐसे जा रही है ना, ये ऐसे जा रही है यहाँ, और ये ऐसे जा रही है भैया यहाँ, ये जा रही है मैग्नेट। अब जैसे जैसे मैग्नेट पास आती रहेगी, जो लाइनें ये वाली हैं, ये लाइनें भी क्रॉस करने लगेगी इस कॉइल को, और जैसे ये लाइनें क्रॉस करेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा कॉइल के लिए। कॉइल के लिए अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज हुआ, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस ईएमएफ। तो ईएमएफ कितना बनेगा? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फ्लक्स इस कॉइल से लिंक होना चाहिए, ये है कॉइल, है ना। तो ये बात करते हैं, ये मैग्नेट है, मैग्नेट को पास लाएंगे तो ये तुम घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। कोई कॉपर का वायर लो, उसमें छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दो, ऊपर से मैग्नेट को तेजी से पास कराओ। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ बनेगा और उतनी ज़्यादा करंट बनेगी, जिससे वो बल्ब ग्लो करेगा। कभी कभी देखा होगा बचपन में साइकिल में छोटी सी डायनामो मोटर बांध देते टायर से लगा करके, जब साइकिल चलाते थे तो टायर घूमने की वजह से वो मोटर भी घूमती थी, और जब मोटर घूमती थी तो पीछे बल्ब लगा होता है, वो साइकिल में ग्लो करता था। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से, क्योंकि जैसे अंदर कॉइल जो रखी है वो घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बातें हमारे पास फैराडे साहब ने बताई। अब यहां से अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो इसका, अच्छा निगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो करता है कि जो फ्लक्स चेंज कर रहे हैं हम, और जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। मतलब देख रहे हो तुम इसके बाद, मतलब ये घर का भेदी लंका ढाए वही वाला हिसाब है, जिसने इसे बनाया है उसी का अपोज करता है। मतलब वो जो इंड्यूस ईएमएफ बना है जिसकी वजह से, ये उसी का अपोज करता है। देख रहे हो तुम, मतलब ही इंसान है। चार्ज कितने प्यारे होते थे, दो चार्जेस आपस में प्यार करते थे तो तीसरा चार्ज भी आ जाता था तो भी उसे प्यार करने लगते थे, जबकि उन दोनों में कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन यहाँ ये इतना मतलब ही है कि मैग्नेट ने इसे प्रोड्यूस कराया, फ्लक्स के बढ़ने की वजह से करंट बनी, और ये कॉइल क्या चाहेगी? फ्लक्स ना बढ़े। मतलब ये इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है जिससे फ्लक्स बढ़े ही ना। ये कमाल की बात है ना। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शोज induced EMF produces in opposite direction, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फैराडेज लॉ कहलाते हैं। अब बात ये थी, जब फैराडे साहब से पूछा गया कि भाई ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज करोगे और ये और वो तो करंट बनेगी। अब जो करंट बन रही है उस करंट की डायरेक्शन क्या है? हमें उस करंट की डायरेक्शन पता लगानी है कि क्लॉकवाइज फ्लो होगी या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। तो कैसे पता लगाया जाए? तो वहाँ इनका सपोर्ट किया लेंज साहब ने। लेंज ने कहा कि करंट की डायरेक्शन हम बताएंगे। तो उनसे पूछा कि बताओ भाई कैसे बताओगे, हम तुम्हें भी देखते हैं। तो लेंज ने कहा कि द इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस इन ए कॉइल इन सच ए वे, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस इन ए कॉइल इन सच ए वे दैट इट अपोज द कास्ट बाई विच इट प्रोड्यूसेस। इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी कॉइल में, वो उसी का अपोज करती है जिसकी वजह से वो डेवलप हुई है। आस्तीन के सांप है, बेकार, मज़ा नहीं आ रहा है ना, बेकार। मतलब जिसकी वजह से डेवलप हो रही है उसी का अपोज कर रही है। यार कमाल की बात है, ये इंड्यूस करंट होती है ऐसी है।
तो अगर हम बात करें यहाँ इंड्यूस करंट की, इंड्यूस ईएमएफ तो निकालना सीखा हमने, है ना। अगर हम इंड्यूस करंट की बात करें तो वो किसके हेल्प से पता लगा सकते हैं, लेंजिस लॉ की। तो बात करते हैं यहाँ लेंजिस लॉ। तो लेंजिस साहब ने क्या कहा, लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ में लेंजिस साहब ने क्या कहा, पहली चीज उन्होंने ये कही क्या, द इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस, द इंड्यूस करंट produces in a coil in such a way that it oppose the cause by which it produces, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है, बनी है। अब इस लॉ को दो नाम है, पहला लॉ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलते हैं, इट इज नोन एज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्यों बोलते हैं ये बताते हैं अभी हम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्व रहती है यहाँ। और दूसरा जो होता है वो क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया, और चलो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कहते, तो सेल्फ इंडक्टेंस को कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मतलब यहाँ जो रहेगी एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब बात करते हैं करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। तो देखो लेंजिस साहब के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ, तो मान लो हमारे पास ये क्या है, ये कॉइल है। अब इसके पास एक मैग्नेट रखिए, ये रखिए मैग्नेट। अब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेट इसके पास आ रही है। अब अगर ये मैग्नेट इसके पास आ रही है तो ये कॉइल क्या चाहेगी, अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, कॉइल चाहेगी कि मैग्नेट पास ना आए। अरे वही तो बात है, देखो जब मैग्नेट पास आएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ की वजह से करंट बनेगी। तो करंट उसी का अपोज करेगी जिसकी वजह से डेवलप हुई है। डेवलप किसकी वजह से हुई है, ईएमएफ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो यही बात है कि जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगी तो ये क्या चाहेगा, दूर रहे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही बात है, हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये मैग्नेट है मेरे यार, इधर जाने का नहीं, है ना। तो जैसे ये मैग्नेट आती है इसके पास तो एक कॉइल इसे दूर भगाएगी, और दूर भगाने के लिए कॉइल को क्या बनना पड़ेगा, इसके जैसा। अगर ये ताकतवर है तो इसे भी बिल्कुल इस जैसा बनना पड़ेगा, तभी तो भगा पाएगी। कमज़ोर बन गई तो कहाँ भगा पाएगी, कमज़ोर बन गई तो ये सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, सब मामला बेकार हो जाएगा, है ना। अगर कमज़ोर बन गई तो क्या हो जाएगा, अगर ये तो अब ये पास आएगी तो ये दूर भगाने की कोशिश करेगी, तो अगर ये कमज़ोर पड़ गई तो ये चिपक जाएगी। तो इसे इसके जैसा बनना पड़ेगा, तो मतलब इसे बनना पड़ेगा देखो सेम पोल रिपल ईच अदर। ये इसे कब भगाएगी, जब ये भी नॉर्थ बन जाएगा। ये बना नॉर्थ पोल, और नॉर्थ का मतलब आंटी, एन का मतलब आंटी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आ गई नहीं समझ में बात। तो लेंजिस के अकॉर्डिंग जब मैग्नेट इसके पास आएगी तो ये चाहेगी दूर जाए, तो उसे भी नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा, सिंपल, है ना। तो यहाँ से कैसी डायरेक्शन फ्लो हो रही है करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है करंट। ठीक है भैया बात, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 की और देखते हैं ज़रा। मान लो डिटेल वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये रिवीजन टाइप चल रहा है ना। यहाँ देखो ये साउथ, ये नॉर्थ, अब ये यहाँ जा रही है, ठीक है। अब ये दूर जा रही तो ये क्या चाहेगी, इसे पास आए। तो पास आने के लिए इसे इसके अपोजिट बनना पड़ेगा, ये साउथ है तो नॉर्थ बनना पड़ेगा, जब तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, उल्टा बना दिया मैंने ये। तो कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी यहाँ। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सेकंड केस लेते हैं एग्जांपल नंबर 3, और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमें एक कॉइल दे दी, ऊपर ये रही लूप, और नीचे करंट फ्लो हो रही है ना। ये कैसे करंट है, इंक्रीजिंग करंट है। कैसे करंट है, आई इंक्रीजिंग, ये करंट इंक्रीज हो रही है। कैसे करंट है बच्चों, इंक्रीजिंग करंट है यहाँ ही। तो हमसे पूछा गया बताओ ऊपर वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, इंड्यूस करंट ऊपर वाली कॉइल में। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ सिंपल है, एक बात बताओ, ये इंक्रीज हो रही है करंट, तो मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा,
तो पहले तो इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ को इंक्रीज हो रहा है। तो अंगूठा रखेंगे हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर, तो ऊपर से बाहर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लूप क्या चाहेगी कि डिक्रीज हो, अपोज करती है ना भाई, तो लूप क्या चाहेगी, डिक्रीज हो। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को बढ़ रहा है तो लूप अंदर को मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी डिक्रीज करने के लिए। तो अंगूठा कहाँ रखेंगे कॉइल के लिए, अंदर को, तो करंट की डायरेक्शन जू जू क्लॉकवाइज, कैसी हो गई, क्लॉकवाइज, CW, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। अब अगर डिक्रीजिंग करंट होती, अगर करंट होती डिक्रीजिंग, चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ ये ऐसे करंट क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ करंट कैसे करंट है, डिक्रीजिंग, कॉइल ये रखी ऊपर, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, अंगूठा रखा यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीज हो रहा तो कॉइल क्या चाहेगी, इंक्रीज हो, दोगली है भाई, डिक्रीज हो तो इंक्रीज हो, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी, मेरे मुंह पे मेरी, वही वाला हिसाब है इसका भी, ठीक है। तो डिक्रीज हो, डिक्रीज होने के लिए अगर ये डिक्रीज हो इंक्रीज करना चाहेगी, तो अगर बाहर की तरफ को डिक्रीज हो रहा है तो बाहर को लगा के इंक्रीज कर देगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को लगेगा, अंगूठा बाहर को, तो ऐसे ऐसे है ना, तो ये यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो आई बात समझ में, लेंजेस लॉ की हेल्प से कैसे हम करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमने करा रखे हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तब तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। मतलब देखो ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था, ये तो फ्लक्स चेंज करा दो या कॉइल को मूव करा दो, बात तो एक ही है। या तो तुम फ्लक्स चेंज कराओ, फ्लक्स चेंज कराने के लिए मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा, कॉइल में जिक 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 जिक, या कॉइल को मूव करा दो मैग्नेट में धि। जब कॉइल को मूव कराओगे तो ये मोशन में होगी, और इसके मोशन में होने की वजह से जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका नाम होगा मोशनल ईएमएफ। ये पकड़ा तुमने। तो बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की, क्या है ये, आखिर कहाँ से आता है ये मोशनल ईएमएफ। चलो भाई बात करते हैं किसकी, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। चलो भाई मान लो, क्या मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनसाइड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ। अब हमने क्या काम किया, यहाँ एक रॉड रखी, ये रख दी रॉड, ठीक है, ये A और ये C। अब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B है और ये रॉड V वेलोसिटी से आगे की तरफ को मूव कर रही है, और इस रॉड की लेंथ अगर L हो तो इसके मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ का नाम ही क्या है, मोशनल ईएमएफ। तो उस मोशनल ईएमएफ होगा कितना, ये पता लगाना है हमें। तो देखो यहाँ अगर मैं एक बात बताऊँ तुम लोगों को, तो यहाँ क्या हो सकता है, जो मोशनल ईएमएफ होगा E वो होगा -BVL। अब नेगेटिव साइन तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, और B क्या चीज़ है, वेयर, जो B होता है वो क्या होता है, B होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कॉइल, वेलोसिटी ऑफ रॉड कह दो, चलो रॉड ली है हमने, और L क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेंथ कह दो यहाँ, चलो लेंथ, ठीक है। यहाँ ये चीज़ें तो हो गई। अब ये तो एक पर्टिकुलर केस के लिए लिया हमने कि रॉड सीधी मूव कर रही है परपेंडिकुलर, क्या है यहाँ, वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, ये पहला केस है मान लो। अब हमेशा रॉड की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ज़रूरी थोड़ी है,
तो हमें तो एक ऐसा केस चाहिए जो हर वेलोसिटी के लिए किसी भी एंगल पे हो ईएमएफ कैलकुलेट किया जा सके, तो उसे बोलते हैं जनरल कंडीशन। तो जनरल कंडीशन की अगर हम बात करें, है ना, तो जनरल कंडीशन होगी, जनरल कंडीशन या जनरल इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, तो वो होगी देखो इस तरह से कुछ। अगर हम यहाँ बात करें तो मान लो हमें दे रखा है, देखो यहाँ ये दे रखी है भाई ऐसे, ये दे रखा है हमें मैग्नेटिक फील्ड, एरा मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है भाई। दिख रहा है क्या, देखो दिख रहा है क्या, देखो जल्दी वोट करो, ठीक दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक रॉड रखी है, वो इस तरह से रखी है, ये रखी भैया रॉड, ये रखी रॉड हमारे पास, ये है वो रॉड। इस रॉड की जो लेंथ है, वो दे रखी है हमें L यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, और इस रॉड की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी दे रखी है हमें यहाँ से इस तरह से वेलोसिटी v, और ये मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर b, ठीक है, यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ठीक, तो इस जनरल कंडीशन में जो थीटा, देखो परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, अब परपेंडिकुलर नहीं, तो जो जनरल कंडीशन में ईएमएफ होगा ई, वो होता है माइनस वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ लगाते हैं हम डॉट वेक्टर l। कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब v क्रॉस b, वेक्टर प्रोडक्ट भी आ गई और डॉट स्केलर प्रोडक्ट भी आ गई। नेगेटिव साइन को अगर छोड़े, मैग्नीट्यूड ले अगर हम थोड़ी देर के लिए मोड का, तो वेक्टर v क्रॉस b को लिखेंगे वी बी साइन थीटा इंटू एल का जब खोलेंगे एल कॉस एल्फा। यहाँ दो एंगल आ रहे हैं, पहला एंगल v और b के बीच बनने वाला जो कि थीटा है, एल्फा v क्रॉस b और l के बीच बनने वाला, तो लिखेंगे हेयर। अब देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी, पहली चीज़ हेयर, पहले यहाँ लिख दूँ मैं, हेयर जो थीटा है एंगल बिटवीन v एंड b, ठीक है, और यहाँ जो एल्फा है, एल्फा इज ए एंगल बिटवीन v क्रॉस b एंड वेक्टर l, इनके बीच का एंगल है, ठीक है, बात कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब देखो यहाँ स्पेशल केस आते हैं इसके, इसे समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। स्पेशल केस, फर्स्ट केस अगर हम बात करें यहाँ, तो फर्स्ट केस की बात करें अगर हम यहाँ, जो L है, L ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ना कि लेंथ। क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच जॉइन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच जॉइन इनिशियल पॉइंट टू दी फाइनल पॉइंट। जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें यहाँ, और यहाँ पे एक आर्बिट्री लेंथ की रॉड दे दी, इस तरह से ये दे दी भाई। अब यहाँ जो ये इसकी लेंथ है, ये तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा ये डॉटेड लाइन शो कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये वेक्टर L है। समझ में आई बात, एक्स वाई को जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक। ये सेकंड केस जो होगा वो होगा v क्रॉस b जो है, इस v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। v क्रॉस b की डायरेक्शन कैलकुलेट की जाती है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मतलब अपनी कर्ल फिंगर को v से b की तरफ को घुमाओ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई बताता नहीं, कोटा में जाके सीखते हैं बच्चे, पता है तुम्हें नहीं, चलो खैर बताते हैं, चलो समझाएंगे अभी आराम से। देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b कैन बी calculated with the help of right hand thumb rule. Third, direction of v cross b shows higher potential एंड जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वो क्या शो करेगी, हाइयर पोटेंशियल एंड को शो करेगी। अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, फॉर ए क्लोज लूप
इंड्यूस ईएमएफ मस्ट बी जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो होगा। क्लोज लूप के लिए जैसे मान लो कोई लूप है, ये क्लोज लूप है, ये करंट ऐसे चल रही है, तो वेक्टर एल की वैल्यू क्या हुई यहाँ जीरो। जब एल की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पुट करोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मेन, इन पॉइंटों की ही जरूरत है, जिसकी वजह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, हाइयर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एंड ढूंढना है और ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करने को आती है, देख लो जल्दी से। इस चैप्टर में हमें एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाना पड़ता है ज़रा। देखो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ दे रखा है हमें एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ ये है सेमी सर्कुलर लूप, इसकी रेडियस है आर, और ये एंड है पी और ये एंड है क्यू, और ये v वेलोसिटी से ऐसे मूव हो रही है, वेलोसिटी v से। अब हमें दो चीज़ें बतानी है। नंबर फर्स्ट, हाइयर पोटेंशियल एंड और क्या बताना है, मोशनल ईएमएफ। दो चीज़ें बतानी है यहाँ हमें। तो हाइयर पोटेंशियल एंड कौन बताएगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन निकाल लो पहले तो b कहां को है, अंदर को, v कहां जा रहा, ऊपर को। अपने कर्ल फिंगर को v से b की तरफ को रखो, तो जो अंगूठा होगा ठेंगा, ये क्या दिखाएगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन। मतलब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर को, वेलोसिटी कहां है, ऊपर को। ये रहा वेलोसिटी, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा वेलोसिटी, वो ये रहा वेलोसिटी, मैं तो देखो रखा है ना, दिख रहा साफ साफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ को है मार्कर, ये वाला मार्कर, ये वाला अंदर के मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। अब अपने कर्ल फिंगर को v से b रखो, तो अंगूठा कहाँ लगेगा, तो ये क्या है, v क्रॉस b की डायरेक्शन। तो क्या किया हमने, इस तरह से जब अपने कर्ल फिंगर को ऐसे रखेंगे, अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन होगी क्या शो करेगी, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, ये हो गई। अब हमें पता है कि हाइयर पोटेंशियल एंड क्या शो करता है, जहां v क्रॉस b की डायरेक्शन, तो p इधर को जा रहा ना, तो पॉजिटिव और ये क्या होगा, निगेटिव। तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव टू निगेटिव। तो मतलब बैटरी अगर बनाओ तो ऐसे बनेगी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बन गई बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव, ये p और ये q, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अब इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो E इज इक्वल टू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और लिखेंगे डॉट वेक्टर L। तो लगा सकते हैं वी बी साइन थीटा इंटू एल कॉस एल्फा। तो देखो थीटा v और b के, v ऊपर है b अंदर है, तो 90 डिग्री बैठ रहा साफ साफ, तो थीटा तो यहाँ 90 डिग्री है ही, है ना। और अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा कितना, अल्फा किस किस का, एल और v क्रॉस b ये रहा, और एल कहाँ जा रहा, p से q, ये एल है, ये रहा एल। वेक्टर एल क्या होगा यहाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p से q, 2r हो चुका। ये इधर को जा रहा है और उधर को, तो थीटा की वैल्यू पैरेलल लाइन है, तो क्या होगा, 0। तो रख दो, क्या हो जाएगा, वी बी साइन 90 एल की जगह 2r और लिखेंगे कॉस 0। तो कुल मिला के वी बी 2r, ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव साइन ले लोगे तो तुम थीटा 180 रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपोजिट मानना पड़ेगा फिर हमें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ चलो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डायरेक्शन की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड मैटर करता है कि तुम्हारा फोकस कितना है। तो आई बात समझ में यहाँ, कोई दिक्कत किसी को। ऐसे हम मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं और मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और क्या यार, सिंपल सी बात है। करंट निकालने तो I E इज इक्वल टू IR निकाल सकते हैं। R क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम यहाँ बातें करें थोड़ी सी चुन्नी सी बातें करते हैं, तो वो चुन्नी सी बातें जो होंगी वो ये होगी कि ग्राफ ड्राइंग, ग्राफ अगर हम ग्राफ बनाए, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फाई एंड टी के बीच में बनाना है एंड आई एंड टी के बीच में ग्राफ बनाना है। इंड्यूस करंट और टाइम, फ्लक्स और करंट के बीच में ग्राफ। मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है,
ये रही वो कॉइल, इसकी लेंथ कितनी है ये L और ब्रेथ कितनी है ये B, और ये कॉइल V वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ को मूव कर रही है। जैसे ही ये मूव करेगी और ये फैला हुआ है हमारा शिकारी B एरिया तक, तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि फाई और टी के बीच में ग्राफ, आई और टी के बीच में ग्राफ। देखो फाई और टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ फाई और टी के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए, यहाँ ध्यान से देखो ज़रा, पहले तो यहाँ ये ड्रॉ कर दो, ये लाइन हुई, ये लाइन टी की टाइम की, और ये लाइन किसकी है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की। ऐसे ही यहाँ से ये वाली लाइन किसकी, टी टाइम, और ये इंड्यूस करंट आई की लाइन है। अब देखो भाई बात ध्यान से, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, जैसे ही ये वाला एंड अंदर एंटर करेगा तो फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, कॉन्टैक्ट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड से कॉन्टैक्ट रखने वाला एरिया अगर बढ़ रहा है तो मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो बस फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा कैसे, देखो यहाँ मान लो थोड़ी देर बाद इसके सिचुएशन लेते हैं हम, थोड़ी देर बाद ये कॉइल यहाँ से यहाँ आ गई, कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, x डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ गई, तो जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो 0, तो b ऐसे ही, एरिया क्या होता है, एरिया होगा इसका लेंथ इंटू मतलब l इंटू एक्स, है ना, सही बात है नहीं, l इंटू एक्स। तो जो फ्लक्स है t के रेस्पेक्ट में चाहिए ना हमें, तो हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, t के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो t टाइम है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स की वैल्यू देखनी है। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ ये है x और ये है l, अब ये क्या चीज़ है, x अपॉन टी, देखो t से ऊपर नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो फाई की अगर हम बात करें b l v इंटू टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट लेंथ, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो फाई प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब किस लाइन को शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। फाई प्रोपोर्शनल टू टी मतलब स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ये स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ग्राफ यहाँ से उठेगा फ्लक्स का, और जब तक कि कोई अंदर जाती रहेगी, जब तक कि ये वाला एंड पूरा अंदर एंटर ना कर जाए तब तक फ्लक्स बढ़ता रहेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो कब तक बढ़ेगा भाई, जब तक ये अंदर ना कर जाए। अंदर कहाँ करेगा, बी, तो मतलब बी चल के यहाँ पे ये से मान लो, यहाँ क्या मान लो, सी मान लिया, चलो बी, ये हो गई बी, ठीक है। अब इसके बाद जब अंदर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो रहा सी तक ये, ठीक है। उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, सी प्लस बी, सी प्लस बी। अब ये तो डिस्टेंस है, टाइम से उससे डिवाइड कर दो वेलोसिटी से, तो क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी डिवाइड करो, क्या बन जाएगा, टाइम। तो देखो भैया कैसे, यहाँ से उठा यहाँ तक उठेगा ये, देखो यहाँ अगर हम बात करें ध्यान से देखो ये, तो यहाँ से ये ऐसे ये लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है, ये लाइन यहाँ ड्रॉ की हमने, ये लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ, ठीक है। तो देखो कैसे उठता है फ्लक्स, यहाँ से चलेगा ऊपर, सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना ये, मतलब कॉइल अंदर एंटर कर गई अब, ठीक है। अभी अंदर चली गई तो इंड्यूस ईएमएफ तो बनना बंद हो गया, बनना बंद हो, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जब अंदर चले गए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही पार करेगी जितनी, जब ये अंदर है तो अंदर कितने मूव करा ले, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लाइन तो बढ़ने वाली है नहीं, तो कांस्टेंट हो गया फ्लक्स। कांस्टेंट हो मतलब ये कांस्टेंट की लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पहुंच, यहाँ से जब बाहर निकलेगी इस सिचुएशन में, जब ये बाहर निकलेगी ऐसे, तो क्या होगा, फ्लक्स घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगी, तो ये ऐसे जाएगी लाइन। चमका, ठीक है, बढ़िया। बात करते हैं आईटी ग्राफ की। तो आईटी ग्राफ का भी कुछ ऐसा ही सीन है कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, और I इज इक्वल टू E अपॉन आर। E होता है BVL अपॉन आर। V क्या है, वेलोसिटी, जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। और हम इसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू V, और L को लिख सकते हैं X इंटू टी। V को लिख सकते हैं क्या, V तो है X इंटू टी, और अपॉन यहाँ हो जाएगा R, और यहाँ से हम T कांस्टेंट लेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा यहाँ भी।
I प्रोपोर्शनल टू क्या होगा T। लेकिन एक बात तो बताओ, जैसे जैसे कॉइल अंदर बढ़ रही है तो करंट बननी स्टार्ट हो गई, वो कांस्टेंट इंटेंसिटी की होगी करंट जब तक कॉइल अंदर जाती रहेगी। एक बार अंदर गई करंट बननी बंद तो वो जीरो, उसके बाद बाहर निकली करंट बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ मान लो यहाँ पे करंट की वैल्यू मिल गई हमें कुछ ना कुछ, तो यहाँ से करंट बनेगी बिल्कुल कांस्टेंट, जब तक अंदर जा रही कांस्टेंट करंट रहेगी, ये रही। इसका अंदर चली गई तो जीरो मतलब जीरो का ग्राफ, तो जीरो की लाइन ये है, ये जब तक अंदर रहेगी तब तक जीरो रहेगा मामला। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद अगली लाइन में क्या आएगा, अब निगेटिव हो जाएगी तो निगेटिव मतलब अब निकलेगी बाहर तो बाहर निगेटिव मतलब ये रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रहा भैया हमारे पास करंट का ग्राफ। तो कोई दिक्कत यहाँ, तो ऐसा हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं रेल प्रॉब्लम की। रेल प्रॉब्लम भी बिल्कुल ऐसा ही है, फोर्स पूछता है, पावर पूछता है, पावर इनपुट पावर आउटपुट सारी चीज़ें पूछेगा, है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या, कि जब किसी पटरी पे एक रेल पटरियाँ होती है, किसकी पटरियाँ होती है, ट्रेन की पटरियाँ, है ना। जब रेल क्या होती है, हम क्या रखे हैं, जब पटरी पे हम रॉड रख के भागेंगे तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से रॉड में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वो कितना होगा, EVBL साइन थीटा, वही PBL BVL। अब करंट कितनी होगी, BVL अपॉन R, सिंपल। अब यहाँ बात करें कितने फोर्सों से खींचा जाए जिससे कि कांस्टेंट करंट बनती रहे, तो फोर्स निकालना है, पावर इनपुट पावर आउटपुट, ये 5 चीज़ें निकालनी होती है हमें। तो देखो यहाँ रेल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, रेल प्रॉब्लम तो रेल प्रॉब्लम के केस में होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 2 रेल होती है, ये है ना, मैं रेल बना रहा, देखो जरा 2 मिनट। तो ये रेल है, देखो ये रॉड कंडक्टिंग है, PQ दिख रही होगी, ये मेटेलिक रेल्स है। जब इस पर रॉड को मूव कराएंगे तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से करंट बनेगी। 5 चीजों का आंसर देने हैं। पहला, ईएमएफ कितना है, वही BVL। दूसरा, करंट कितनी बनेगी, E=IR से लगा सकते हैं। तीसरा, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू कीप मूविंग द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि जैसे हम इसे मूव कराएंगे तो एक फोर्स पीछे की तरफ को लगेगा जिसका फोर्स है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स FM, पीछे की तरफ को लगेगा। तो एक फोर्स हमें आगे को लगाना पड़ेगा टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स कितना लगेगा, फिर पावर कितनी देनी पड़ेगी, पावर मिलेगी कितनी, है ना, ये जो चीज़ है। अरे इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, जब हम बजा रहे हैं, जब हम इसे रॉड को खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ भी तो करना है। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो होते पावर आउटपुट। कितनी हमें देनी पड़ेगी, वो है पावर इनपुट, है ना। तो यहाँ बात करें अगर हम किसकी, करंट की, वो EMF की, तो फर्स्ट पॉइंट EMF होगा E=-BVL, वही सेम, इसे प्लस लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है। दूसरी चीज़ करंट जो होगी वो करंट क्या होती है, E=I × R इक्विवेलेंट, R एक एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो R+R। तो यहाँ से करंट बन जाएगी इसमें E/R+R। V क्रॉस B की डायरेक्शन कहाँ को है, V आगे, तो V क्रॉस B ऊपर को, देखो V आगे B अंदर, तो V क्रॉस B ऊपर को, तो मतलब ये पॉजिटिव एंड हुआ, ये निगेटिव एंड हुआ। तो अगर हमें बैटरी बनानी है तो बैटरी किस तरह से बनेगी, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली निगेटिव, इस तरह से बैटरी बना सकते हैं, प्लस ये माइनस, सर्किट बन जाएगा पूरा। तो ये करंट है इसके अंदर। अगर हम बात करें फोर्स, तो फोर्स रिक्वायर्ड जो होगा, फोर्स रिक्वायर्ड है ना, तो कीप मूविंग द रॉड, वो फोर्स होता है F= क्या होगा, B, है ना, IBL होगा B² V × L² अपॉन R+R, ये होगा वो फोर्स। बात अगर हम करें किसकी, पावर इनपुट की, तो पावर इनपुट कौन सी पावर दे रहे हैं, मैकेनिकल, क्योंकि लेके जा रहे हैं तो मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर। तो ये होगी पावर इनपुट P = F × V, तो जो कि हो जाएगा क्या, B² V² L² अपॉन R+R। और पावर आउटपुट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगी, पावर आउटपुट वो होती है I² R+R। इसे कटा के आ जाएगा पावर आउटपुट भी B² V² L² अपॉन R+R। कितना इंटरेस्टिंग बात है, जितनी पावर तुम दोगे उतनी ही मिल जाएगी आइडियल केस में, बात यही तो चाहिए। अरे जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनानी है उतनी पावर दी, हो जाओ लगा धड़। अब एक बात ये हुई कि बात तो ठीक है, इस रॉड को रेल पे मूव कराओ मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट बनेगी, भाई कितनी बढ़िया बात है। कोई बैटरी की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, करंट बनानी है, एक पटरी पर रॉड रखो, भागते चलो करंट बनती रहेगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, मज़ा आ रहा है बाबा।
अब हुआ क्या, रेल कितनी बड़ी बनाओगे, बात ये भी तो है, ये जो पटरियां हैं कितनी बड़ी बनाओगे, इन्फिनिटी तक लेके जाओगे क्या, कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे, थक जाओगे, गिर जाओगे, क्या होगा। तो अब हुआ क्या, साइंटिस्टों ने सोचा, क्या सोचा कि यार रॉड ही तो मूव करानी है, जरूरी थोड़ी से खींच के लेके जाया जाए, इन पटरियों को घुमा भी तो सकते हैं, इन पटरियों को गोल घुमा दो और उस पर रखो रॉड और ऐसे रोटेट कराते रहो, तो करंट तो अब भी बननी चाहिए, बिकॉज फ्लक्स इज चेंजिंग। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग बिकॉज देयर इज है ना, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है और वहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टू निगेटिव, तो वहाँ से करंट बनती है। डीप बात है ये, है ना। तो बात हुई ये, तो अब हुआ क्या, ईएमएफ उस रोटेटिंग रॉड के लिए जो रॉड हम रोटेट करा रहे हैं, क्या इतना ही डेवलप होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, अब ये देखना बाकी है। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया कि भाई एक कमरे में पटरी रख दो, उस पर रॉड घुमाते रहो, उससे बिजली बनती रहेगी, अगर ईएमएफ अच्छा खासा मिलेगा तो वो देखते हैं, है ना। तो क्या बात करते हैं, ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेटिंग रॉड, क्या बात करते हैं, ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड के लिए कितना ईएमएफ है ये देखते हैं भैया। तो मान लो हमारे पास एक रोटेटिंग रॉड है, देखो भैया ये है वो रोटेटिंग रॉड, है ना, ये यहाँ से यहाँ बनाए क्या, चलो यहीं बना देखते हैं, पहले फिगर दिखेगा क्या, ये है वो रोटेटिंग रॉड, देखो ध्यान से, ये रोटेटिंग रॉड है, ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, ये ऐसे घूमेगी रोटेटिंग रॉड, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या, हुआ कुछ ऐसा, ये रोटेटिंग रॉड घूमेगी, अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में, रॉड की लेंथ अगर एल हो, इस रॉड की लेंथ कितनी हो, एल, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, ये फिक्स एंड है ओ, ये फिक्स एंड है ए, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा E इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बस इतना सा। या फिक्स एंड पे देखो, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो ऐसे फिक्स एंड की तरफ को पॉजिटिव एंड, तो E नॉट माइनस ई ए निकाला जा सकता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि किसी रोटेटिंग रॉड के लिए जो ईएमएफ आता है वो इतना आता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एल क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लेंथ कह लो, और बी क्या चीज़ है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऐसे हमने देखा कि रोटेटिंग रॉड की वजह से भी ईएमएफ अच्छा खासा डेवलप हो रहा था, जिससे करंट बन रही थी, वो करंट हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये ईएमएफ किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ए के बीच का, मतलब यहाँ सीखा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है रॉड तो फिक्स एंड हमेशा हाइयर एंड होगा। फिक्स एंड कैसा एंड होगा, हाइयर एंड, अगर रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे, और क्लॉकवाइज घूमेगी तो फ्री एंड हाइयर एंड होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो बात समझ में आई थोड़ी बहुत कि कैसे हमने मोशनल ईएमएफ निकालना सीखा, ईएमएफ निकालना सीखा, सारी चीज़ें निकालनी सीखी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर का सेकंड पड़ाव, विच इज कॉल्ड इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो चीज़ें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो बात खत्म। ये तो सारी चीज़ें हैं, डिटेल वीडियो देख सकते हो, ऊपर आई बटन दे रखा होगा, वहाँ क्लिक करके यू विल वॉच ऑल वीडियोस विद द डीप कॉन्सेप्ट, है ना। चलो देखो यहाँ बात करते हैं किसके, सेल्फ इंडक्टेंस की, सेकंड पढ़ाओ चैप्टर का, जिसका नाम है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है भैया ये सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो हमारे पास एक इंडक्टर है। क्या है हमारे पास, इंडक्टर या सोलेनॉइड बोलते हैं इसे, है ना। ये एक इंडक्टर है, टाइम वेस्ट मत कर। मान लो हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर है, देखो ये रहा, ये क्या है, इंडक्टर। सोलेनॉइड को इंडक्टर बोलते हैं, एक बार ये याद रखो बस, है ना, इंडक्टर। अब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, आई कांस्टेंट करंट है, तो
तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, तो कांस्टेंट करंट है, वेरी नहीं हो रही कुछ। अब जैसे ही करंट दी वेरिएबल, जैसे ही वेरिएबल करंट दी, अब ये एक्शन में आ जाएगा भाई। जब तक तो चुप था, जब तक धीरे धीरे वार कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही वेरिएबल करंट दिया है एक्शन में, अब इसने देखा करंट है कैसे नेचर की, वेरिएबल में बदलने वाली करंट। अब अगर करंट है इंक्रीजिंग, अगर करंट है इंक्रीजिंग तो ये क्या चाहेगा, करंट इंक्रीज ना हो, ये क्या चाहेगा, करंट इंक्रीज ना हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करा देगा। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। और अगर करंट घट रही है, अगर करंट है यहाँ इस केस में, करंट ऐसे जा रही है और कैसी करंट है भैया डिक्रीजिंग। अगर करंट डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी है तो करंट को बढ़ा देगा ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करने के लिए बैटरी इस डायरेक्शन में बना के आई इंड्यूस यहाँ क्लियर कर देगा। कुछ समझे, कुछ समझे। सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसा फिनोमिना है कि एक ही कॉइल में जब करंट बढ़ रही है तो चाहेगा घटे, और करंट घट रही है तो ये चाहेगा बढ़े। मतलब ये एक ऐसा दोस्त है तुम्हारा जो अगर तुम गिर रहे हो तो एकदम उठा लेगा कि गिर मत भाई, उठ जा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे सपोर्ट में खड़ा हूं भाई, टेंशन मत ले, आई एम हियर। और अगर तुम बढ़ रहे हो तो क्या साले मुझसे ज़्यादा बढ़ेगा, तू मारेगा, लात नीचे गिराएगा, है ना। तो वही है कि अगर बढ़ रहा है तो ये घटा देगा कि मुझसे ऊपर नहीं जाना, साथ हूँ लेकिन ऊपर नहीं जाने दूंगा, ऊपर तो मैं ही जाऊँगा। तो इंक्रीजिंग में डिक्रीज करेगा, और डिक्रीजिंग में अगर गिरेगा, बेटे मैं सपोर्ट में हूँ, उठ जा। तो देखो डिक्रीजिंग में सपोर्ट करके और करंट बढ़ा देगा, ये सेल्फ इंडक्टेंस। तो इंडक्टर का काम है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और थर्ड इंडक्टर। ये पैसिव कंपोनेंट है, यहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, नॉन ओमिक एलिमेंट है ये, ठीक है। तो इंडक्टर है। अब इसे अगर डिफाइन करें तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हुआ कि अगर इसके अंदर कोई करंट चेंज हो रही है तो उसी का अपोज करता है, जिसकी वजह से करंट बढ़ रही है, इंड्यूस ईएमएफ। अब सेल्फ का मतलब एक ही कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला फिनोमिना, तो एक ही रिंग है देखो, मतलब एक ही कॉइल है पूरी, तो उसकी वजह से जो फिनोमिना हो रहा है वो सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस में जो ईएमएफ डेवलप हुआ है इसे बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। जो डेवलप होता है ईएमएफ उसे क्या बोलेंगे, चलो इसे क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी बोलते हैं इसे। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता ही इनर्शिया क्या चीज़ है, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज होने का अपोज करता है, उसे इनर्शिया कहते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो चाहेगी रेस्ट में ही रहे, अगर कोई बॉडी मोशन में तो वो चाहेगी मोशन में ही रहे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ है और वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ऐसे ही यहाँ देखो, अगर इसमें करंट बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, घटे, क्योंकि बढ़ाना नहीं चाहेगा ना, अपोज करता है ना। अपोज इनर्शिया क्या है, जो अपोज करे पोजीशन को चेंज होने का। तो यहाँ करंट बढ़ रही है तो अपोज करके क्या आएगा, घटे, और यहाँ करंट घट रही है अपोज करके क्या जाएगा, बढ़े। तो अपोज हो रहा है तो ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं, इसलिए बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जो ईएमएफ इसके एंड के भी डेवलप हो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ हम जानते हैं फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली है फाई प्रोपोर्शनल टू आई। फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट बन रही है, या फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एल इंटू आई। और एल क्या चीज़ है, सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये बोलते हैं इस एल को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सीधी बात है, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। एच से डिनोट करते हैं, क्या होती है यूनिट, हेनरी। अब इंटरेस्टिंग बात यही है, एल ना तो फाई पे डिपेंड करता ना आई पे। याद करो V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से हम क्या निकालते थे, आर निकालते थे, वो होता था V अपॉन आई। लेकिन आर ना तो V पे डिपेंड करता ना ही आई पे, क्योंकि ये क्या चीज़ है, तो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। ऐसे ही यहाँ L ना तो फाई पे डिपेंड करता ना ही आई पे। फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट चेंज होती है, रिलेशन डेवलप करता है। अब अगर ये चेंज नहीं करता, ये डिपेंड नहीं करता, तो डिपेंड किस पे करता है वो देखना है हमें। उसे ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहले देखो इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, तो ईएमएफ जो डेवलप होता है वो होता है माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये इतना ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस के भी डेवलप होगा। इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, बैक ईएमएफ क्यों, क्योंकि पीछे को डेवलप हो रहा है ना, जैसे आगे बढ़ेगा वो पीछे को लगाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे इसे, बैक ईएमएफ बोलेंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। रेट ऑफ चेंज होगा। अगर ये डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब क्या हो रहा, करंट इंक्रीजिंग है। और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू अगर है निगेटिव तो क्या शो हो रहा, करंट डिक्रीजिंग है।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप डिटेल वीडियो ऊपर पढ़िए, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार कहना पड़ रहा है जिससे कि तुम्हें ये ना लगे कि भाई शॉर्ट नॉलेज मिल रही, क्योंकि टाइम नहीं है ना, पूरा चैप्टर कैसे कवर करा जाएगा एक वीडियो में, अगर सब चीज़ इसमें कैसे कवर करा है ना। मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। बात करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस किस पे करता है। तो बात करें अगर हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो देखो ये जो डिपेंड करेगा, मान लो हमारे पास एक क्या है, कॉइल है, ये रही सोलेनोइड ही मान लो उसे, है ना। ये एक सोलेनोइड है, इसकी लेंथ है L, नंबर ऑफ टर्न्स है N, करंट फ्लो हो रही है I। तो यहाँ से जो L निकल के आता है, सेल्फ इंडक्टेंस L, वो निकल के आता है म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, ठीक है, ये आता है। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, A बढ़ाएंगे तो L बढ़ेगा, N बढ़ाएंगे तो L बढ़ेगा, L बढ़ाएंगे तो L बढ़ेगा। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, मीडियम चेंज करेंगे तो L घटेगा, है ना। मीडियम चेंज करेंगे तो L क्या होगा, घटेगा, या बढ़ भी सकता है, दोनों में कोई भी कंडीशन है। तो यहाँ पे ये बातें हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स A इंटू L। N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर तुम केवल नंबर ऑफ टर्न्स लोगे तो L से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और A का चीज़ है एरिया रिंग का, मान लो रिंग के रेडियस है R, तो पाई R स्क्वायर एरिया लग जाएगा यहाँ। और L का चीज़ है लेंथ इस सोलेनोइड के इंडक्टर की, तो इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीज़ें, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ और ये EMF अक्रॉस द इंडक्टर, है ना, इंडक्टर के एंड के अक्रॉस कितना EMF है। तो ये बात होती थी सेल्फ इंडक्टेंस की, हमने पढ़ा, अच्छे से समझा। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जो दो को, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, तो दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, एक तो पैरेलल, एक सीरीज, वही बिल्कुल। तो नंबर फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ, तो जो L इक्विवेलेंट होगा वो होगा L1 प्लस L2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें हम यहाँ, पैरेलल के लिए तुम जानते हो क्या होगा, पैरेलल के लिए 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। यहाँ ये पैरेलल के लिए हो जाएगा, वहाँ वो सीरीज़ के लिए हो जाएगा। अब सीरीज़ के लिए ऐसे जोड़ते हैं ना, ये एक यहाँ, ये L1 और ये L2, और पैरेलल के लिए एक यहाँ और एक इसके नीचे, और इसके दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ ऐसे, यहाँ पे ये L1 ये L2, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो हमने पढ़ा है। तो ये बातें थी किसके, सेल्फ इंडक्टेंस की, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो जो ये इंडक्टर है, अब ये इंडक्टर क्या काम करता है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। जैसे कि कैपेसिटर एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ऐसे इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ किसका ऑक्सीलेशन होता है, करंट का ऑक्सीलेशन होता है। तो करंट के बढ़ने से, करंट के फ्लो होने से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर क्या स्टोरिंग डिवाइस है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोरिंग डिवाइस है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, एनर्जी है वो, तो एनर्जी तो होगी कुछ ना कुछ, जितने कैपेसिटर की होती है 1/2CV², ऐसी भी कोई ना कोई एनर्जी होती है। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ इंडक्टर। किसकी बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। तो इंडक्टर द्वारा कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है वो देखते हैं। तो मान लो ये हमारे पास इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है ना, करंट फ्लो हो रही है I, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होती है U = 1/2LI²। इतनी एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर के केस में। मतलब यहाँ L और I क्या है, L है सेल्फ इंडक्टेंस, I क्या चीज़ है, करंट, वेरिएबल करंट। तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी किसके, ये एनर्जी है। अगर हम U प्रोपोर्शनल टू L है, मतलब L बढ़ाने से U बढ़ेगा। अब एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड in the form of magnetic field। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी जिसे बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो होती है U = U/V, या निकल के आता है B²/2 μ0। ये एनर्जी डेंसिटी है जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है।
जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, क्योंकि बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। नीचे क्या चीज़ है, म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी। तो यहाँ से कोई दिक्कत, इंडक्टर के केस की बात समझ में आ गई। अब बात आते हैं सेकंड टॉपिक के, जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जब दो कॉइल में होता है ना, दो यार हैं यहाँ, दोनों बदमाश है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस किस में होता है, दो कॉइलों में होता है, एटलीस्ट 2 कॉइल, है ना। तो जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये है कॉइल इस तरह से यहाँ, और यहाँ पे एक कॉइल है इस तरह से, सर्कुलर कॉइल है, और दूसरी कॉइल ये है ना। अब इसे बोलते हैं पहले वाले को प्राइमरी कॉइल, यह है प्राइमरी, और इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। जब ये सेकेंडरी है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, देखो कैसे, ये यहाँ से करंट बन रही है, ऐसे जा रही है, और ऐसे जब करंट बनेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर को भागेगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे भागेगा, इस तरफ को देखो, ये भागा यहाँ से यहाँ, है ना, ये ऐसे भागा, और ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है भैया, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम बना सकते हैं अच्छे से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं भैया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आराम से बना सकते हैं, देखो कोई दिक्कत यहाँ। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का काम करेंगी, क्योंकि नंबर इससे पास हो रही है प्राइमरी कॉइल से। जब ये प्राइमरी कॉइल से पास हो रही है तो किसका काम करेगी, फ्लक्स का काम करेंगी। और अगर ये फ्लक्स का काम करेगी तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और करंट बनने लगेगी। तो करंट बनने लगेगी तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है, जिसे बोलते हैं M = φ/I। बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला जो पीछे लिखा। M क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट इसकी भी क्या होती है, हेनरी ही होती है। क्या होती है, हेनरी। अब इंटरेस्टिंग बात वही, यहाँ तो फाई पे डिपेंड करता ना ही आई पे, तो किस पे डिपेंड करता। तो बात करें अगर हम यहाँ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो किस पे डिपेंड करता है वो निकालना है हमें। अब देखो वैसे ईएमएफ जो होंगे इसके वो कितने होंगे, E = -M di/L की जगह M आ जाएगा, जहाँ जहाँ L है वहाँ क्या आया M। ईएमएफ इतने डेवलप होते हैं, इंड्यूस ईएमएफ जैसे बोलेंगे मैं ना आराम से। अब मान लो हमारे पास वही है, 2 सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड ये रहा, यानी एक इंडक्टर ये रहा। अब इसमें सेल्फ होगा, अब इसके अंदर ही हमने दूसरा लॉ बना दिया, ये वाला, ये ऐसे, ये। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, बाहर वाले कितने हैं, N2। इसके करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, और लेंथ दोनों की कितनी है, सेम है। तो यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है वो आता है M = μ0 N1 N2, और क्या आता है, एरिया A2 L लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकल करके आती है, जो हमें पता है N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए क्या है, एरिया छोटी वाली गोल का जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स किससे पास हो रहा है, छोटी वाली से। तो एरिया A1, इसे A1 माना ना, तो इसे A1 लिया जाएगा एरिया इसका, छोटी वाले को A1 मान रखा है हमने। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो यही क्या बन जाएगा, एरिया उसका लिया जाएगा। और लेंथ क्या है, टोटल लेंथ, दोनों सोलेनॉइड सेम है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आराम से म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बातें थी सारी के सारे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कैसे ईएमएफ डेवलप होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, दोनों में से किससे के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज होगा। एरिया बढ़ाओगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाओगे या घटाओगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वन शॉट रिवीजन चल रहा है, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। नोट्स मतलब फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से अच्छे फॉर्मूले बनाते रहना। जो की पॉइंट मैं बोल रहा हूँ मुँह से वीडियो को पॉज करके आराम से लिखते रहना। अब यहाँ तक हमने सारी बातें पढ़ी, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, रियल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें ग्राफ बना करके देखी, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, रोटेट करा के देखा रॉड को। इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है जब तक हम इन्हें अप्लाई ना कर ले रियल लाइफ में। तो माइकल फैराडे ने भी यही सोचा था कि यार इसका फ़ायदा है क्या जब तक इसे अप्लाई ना किए। तो वहाँ से माइकल फैराडे और निकोलस टेस्ला ने मिलकर बनाया एसी जनरेटर, जो बिल्कुल अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करता है। जनरेटर देखे हैं ना, जो दुख शादी विवाह में आते हैं, पंडाल के बाहर खड़े रहते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी बन किस कॉन्सेप्ट पे रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूमती रहती है, हम हत्ती से हिलाते हैं, चलता है वो ऐसे, तो कॉइल घूमती है। कॉइल घूमने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनता है और करंट बनती है। वो करंट निकाल ली जाती है, घरों में सप्लाई दी जाती है। 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की सप्लाई हमारे घरों में आती है, जिसे हम अच्छे से
मैनेज कर देते हैं। तो बात करते हैं एसी जनरेटर की। मतलब ये जो करंट बनी थी ये डीसी करंट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनने वाली जो करंट थी ना वो अल्टरनेटिंग करंट थी। इसमें निकोलस टेस्ला साहब का बहुत बड़ा योगदान था। डीसी करंट पहले एडिसन बेचा करते थे, अपने मुंह मांगे रेट ले रहे थे। ना तो डीसी करंट की कोई खासियत थी, केवल पंखे चला सकते थे, ना ही कोई हैवी मशीन चला सकते थे, केवल बल्ब और पंखे चला सकते थे। लेकिन उस टाइम कुछ और था ही नहीं उनके ऑप्शन में, तो लोग उसे ही खरीदते थे, इतना महंगा खरीदते थे। जैसे बटनों वाले फ़ोन आए थे पहले, कीपैड वाले, तो टच तो थे नहीं, तो कीपैड ही खरीदने पड़ते। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, टच फ़ोन आने लगे तो कीपैड ख़त्म। तो ऐसे निकोलस टेस्ला साहब की जब एडिसन से लड़ाई हो गई थी, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, आराम से कहानी जो थी ये, निकोलस टेस्ला साहब के एडिसन से लड़ाई हो गई थी क्योंकि निकोलस टेस्ला साहब ने बताया एडिसन को कि हम इससे भी हैवी करंट बना सकते हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट है। तो एडिसन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि एडिसन के पहले से इतने पैसे लग गए थे डायरेक्ट करंट बनाने में, अब उसे ख़राब करके फिर नई करंट बनाता तो दिक्कत हो जाती, तो एडिसन ने मना कर दिया था। तो निकोलस टेस्ला ने खुद से फंडिंग रेज करके अपनी करंट बनाई और एसी जनरेटर बना करके अल्टरनेटिव करंट बनाया जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल करंट थे। और आज हम जो घरों में बैठ के तो मुझे देख पा रहे हो, अल्टरनेटिव करंट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो अल्टरनेटिव करंट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड इंपॉर्टेंट करंट फॉर आवर लाइफ, है ना। डेंजरस तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डेंजरस तो फ़ोन भी होते हैं ना, लेकिन चलाना थोड़ी छोड़ देते हैं हम लोग बस। तो जो चीज़ रियल लाइफ को हमारे सिंपल बनाती है वो चीज़ हम यहाँ यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यही वो चीज़ है कि करंट बनी कैसे? वो करंट बनी थी एसी जनरेटर से। किससे बनी थी भैया? एसी जनरेटर से। तो उस एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, सिद्धांत, विज्ञान सब देखते हैं। मैं जरा फिगर बनाता हूँ बोर्ड पर, अच्छे से देखना तो, है ना। थोड़ी देर रुकते हैं, चलो। तो देखो ये एसी जनरेटर है। अब इस एसी जनरेटर को वर्क कैसे करते हैं? देखो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, और ये स्लिप रिंग्स है, और ये बुशेस है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ये मैग्नेट है, ये जो कॉइल है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये होती है हत्ती भैया ये वाली, ये हैंडल है। इस हैंडल को पकड़ के घुमाएंगे तो घूमेगी कॉइल। जब ये घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, ये वाला मैग्नेट फील्ड लाइन कटेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। पहली बात, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? देखो बाहर को आ रहा है, मान लो तो फोर्स बाहर, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं यहाँ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ जब हमने ऐसे घुमाया तो ऊपर को आ रहा है हिस्सा, घुमाएंगे तो ऊपर को आया हिस्सा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो मोशन होता है। ये फ्लेमिंग राइट है, ये मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। तो देखो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, तो करंट कहाँ जा रही है? ऊपर को। मोशन ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, फोर्स, करंट ये रही, तो ऊपर को जाएगी। तो यहाँ से करंट गई ऊपर को और यहाँ से आ गई नीचे को भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है, जैसे कॉइल को हमने घुमाया तो कॉइल कैसे घूमती है? देखो यहाँ इस कॉइल को घुमाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो जैसे घुमाएंगे देखो नंबर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स चेंज हो रहा, फ्लक्स बढ़ रहा, बढ़ते यहाँ मैक्सिमम। उसके बाद जैसे हम घुमाएंगे तो धीरे धीरे घटते, क्योंकि देखो मैग्नेटिक नॉर्थ ये साउथ ये पोल, तो नॉर्थ से साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो डायरेक्ट सीधी आ रही, तो इस टाइम मैक्सिमम पास हो रही होंगी। अब ये ऐसे चेंज होगा तो घटते फ्लक्स घट रहा, घटते जीरो, ठीक है। उसका फिर अब दूसरा रोटेशन लिया नीचे से, तो यहाँ से बढ़ते फिर मैक्सिमम, है ना। फिर ये घटते फिर जीरो, तो 360 का एंगल रोटेट कर लिया। जब यहाँ से यहाँ बढ़ा तो 90 डिग्री तक तो बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री तक घटेगा, फिर यहाँ से यहाँ 270 डिग्री तक बढ़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहाँ से यहाँ 360 डिग्री तक घटेगा, ठीक है बात, ठीक है। अब बात ये, जो करंट तो बनने लगे इसके घूमने से, अब ये करंट बाहर कैसे निकाली जाए? अब बात यह है, मान लो ये है वो कॉइल, अब दो वायर ये कॉइल में आर्मेचर कॉइल जिसे बोलते हैं, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा। अब इससे डायरेक्ट अगर हम बल्ब जोड़ दे तो जैसे घूमेगी तो बल्ब भी या तो घूमेगा, या बल्ब को फिक्स करेंगे तो ये वायर एक दूसरे में लपेटे खा जाएंगे और वो टूट सकते हैं वायर। इमेजिन करो ये रहा, यहाँ घुमाएंगे तो दोनों इलझ जाएंगे ना आपस में, तो टूट जाएंगे, तो क्या किया जाए? साइंटिस्टों ने सोचा कि यार कॉइल तो घूमना जरूरी है, बिना कॉइल घूमे तो करंट बनेगी नहीं। तो कॉइल घूमती रही तो क्या होगा? जब कॉइल घूमती रहेगी तो करंट तो बनेगी, और जब ये करंट बनेगी तो बाहर कैसे निकाली जाए? बाहर तो निकाली जाएगी लोड रजिस्टर पे। तो उन्होंने एक डिवाइस बनाई, एक आइडिया बनाया कि यार एक रिंग बनाई जाए जो इसके ऊपर स्लिप करे। किसके? कार्बन बुश के ऊपर। एक बुश बनाया, स्लिप रिंग बनाई। तो ऐसा कहा कि मान लो ये है वायर, ये है वो वायर, ये है रिंग। अब इस रिंग पे वायर को टच ही तो कराना है, कनेक्ट थोड़ी करना है। कनेक्ट करके भी करंट जाएगी, टच करा देंगे तो भी करंट जाएगी। तो जैसे स्लिप रिंग को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब जब स्लिप रिंग घूमेगी तो जब वायर घूमेगा तो साथ साथ स्लिप रिंग भी घूमेगी, ठीक। स्लिप रिंग घूमी, अब यहाँ लगाया ऐसे कार्बन बुश को रख दिया फिक्स और कनेक्ट नहीं किया, केवल टच कराया ऐसे देखो। तो जब ये रिंग घूमेगी
तो कार्बन बुश तो वहीं का तो घूमेगी तो टच कॉन्टैक्ट में रहेगी। देखो ये ऐसे कार्बन बुश हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जब ये कॉन्टैक्ट में रहेगी तो सारी करंट यहाँ जाती रहेगी। होगी ना बढ़िया आइडिया। तो जब ये घूमेगी तो स्लिप रिंग साथ साथ घूमेगी, ये स्लिप रिंग घूमेगी तो कार्बन बुश से टच रहेगी, तो कार्बन से करंट निकल करके यहाँ जाएगी। तो स्लिप रिंग का नाम क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराना आर्मेचर कॉइल को, और कार्बन बुशेस का काम क्या होता है, करंट ड्रॉ करना आर्मेचर कॉइल से स्लिप रिंग के थ्रू होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्लिप रिंग का काम इतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी जो करंट बनी है कैसे नेचर की करंट है, तो देखो जैसे जैसे मैंने बताया कि ये बढ़ी करंट, देखो ये बढ़ी, यहाँ से तक बढ़ते 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 फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने करंट बढ़ेगी। तो मतलब हुआ कुछ ऐसा, ये है वो सिस्टम और ये है वो सिस्टम। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया अगर, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते मान लो 0 एंगल, ये π/2, ये एंगल π/2 है ना, ये पाई, ये 3π/2 और ये क्या हो जाएगा 2π। तो देखो यहाँ से बढ़ते बढ़ते, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ बढ़ी 90 तक बढ़ी मैक्सिमम, घटते 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 0 हो गए 180 पे, और अपोजिट में बढ़ते 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 फिर यहाँ फिर घटते 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 फिर 0। तो ये किसको शो करता है, साइन के ग्राफ को शो करता है। तो मतलब जो यहाँ से EMF की वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है = E0 sin ωt, और यहीं से करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगा = I0 sin ωt। ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करी किस रिप्रेजेंट करती है, अल्टरनेटिंग करंट को, मतलब वो करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो। देखो अल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट विच चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो टाइम के साथ चेंज हो रही नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो मतलब जनरेटर जो करंट बनाता है वो कैसे करंट बनाता है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये अल्टरनेटिंग करंट बहुत यूजफुल करंट थी, और यहीं से पूरी फिजिक्स में तहलका मच गया था। एडिसन साहब की कंपनी पूरी फेल हो गई थी क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिंग करंट आ चुकी थी। निकोलस टेस्ला ने बहुत बड़ी उपलब्धियां की हैं। टेस्ला कॉइल बनाई थी कि कॉइल घूमती रहेगी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आज भी उनकी किताबें ऐसी रखी है, पढ़ी भी नहीं जाती। जब वो मतलब डेड हुई थी उनकी, तो उनकी लैब जला दी गई थी, उसके साथ सारे पन्ने जल गए। मैंने इतनी सारी बुक्स रखी थी वहाँ की, अगर उन्होंने ढंग से पढ़ लिया जाता तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे मिलती, वायरलेस जलेगी, फाई बिल्कुल झंझट खत्म, तारे जो इतने होते हैं सब खत्म कर देते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या आया भैया, लाने की EMF और करंट की इक्वेशन आई है यहाँ से। अगर हमें मैक्सिमम EMF पता लगाना तो मैक्सिमम होता है E0, जो होता है NBA ω, इसे बोलते हैं मैक्सिमम EMF। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, B मैग्नेटिक फील्ड एरिया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक ये बातें थी हमारे पास इसी जनरेटर की। चैप्टर नंबर 6 का यहाँ एंड होता है। एक चीज़ बचती है, एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या होती है, करंट इंड्यूस व्हेन फ्लक्स इज चेंजिंग। किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस होती है, जब फ्लक्स चेंज होता है तो कुछ करंट लॉस होती है। यार देखो अब इंड्यूस करंट बन रही तो टोटल की टोटल करंट तो मिल नहीं सकती ना। तो मैं मान लो 100 एम्पीयर की करंट बन रही है तो 100 के 100 एम्पीयर नहीं मिल सकती ना, क्योंकि खुद बन रही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो एडी करंट वो करंट है जो खोती है, मतलब कि अगर 100 एम्पीयर करंट बनने तो ज़्यादा 20 या 30 एम्पीयर हमें मिलती है उसको, बाकी 60-70 एम्पीयर तो वेस्ट चली जाती है एडी करंट में। कभी कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे, वो घर के बाहर रखा होता है, वो बड़ा सा घर के बाहर मतलब मोहल्ले के बाहर, वहाँ से घन ऐसे आवाज़ आती है, तो वो एडी करंट की आवाज़ होती है। एडी करंट क्या काम करते हैं, जब किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी वजह से वो करंट डेवलप होती है अपोजिट डायरेक्शन, उन्हें एडी करंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे, मान लो नॉर्थ पोल या साउथ पोल मैग्नेट का, यहाँ पे एक ऐसे लटकाया, एक रिंग सी लटका दी कॉपर की, वो एक मेटेलिक प्लेट लटका दी ऊपर से, और उसे प्लेट को ऐसे लेकर के छोड़ा। तो जब छोड़ोगे तो ये आएगा ऐसे जू जू, अगर मैग्नेट नहीं है तो जू जू। मान लो ये मैग्नेट यहाँ रखिए, साउथ नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, तो मैग्नेट ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, कोई दिक्कत बिना मैग्नेट के। अब जैसे तुमने मैग्नेट रखी तो जैसे ही मैग्नेट के पास हो गई जू, स्लो मोशन में जू 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 ऐसे घूमेगी। क्यों, यहाँ आते आते स्लो हो जाती है। स्लो क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नेट चाहती है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज, जब ये अंदर घुसेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और ये क्या चाहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स ना बढ़े। तो एडी करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनती है और इसे दूर धक्का देने की कोशिश करती है, यही तो एडी करंट है। ठीक है, तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 6 को हम विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वेयर यू विल फील योर कॉन्सेप्ट खतरनाक वाले, तुम्हारे कॉन्सेप्ट खतरनाक हो जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।